अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नून लीग के ऊपर इंतकामी सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। न सिर्फ माजी में बल्कि बिलावल साहब तो ये कहते हैं कि इनका इरादा है कि जो भी हुकूमत बनाएगा, अगर ये हुकूमत में आ जाते हैं तो अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ, पर्सनल वेंडेटा सेटल करेंगे, इंतकामी सियासत में लग जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो PDM इत्तेहाद में जमातें थीं वो सारा वक्त अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रही थीं, ज़ाती दुश्मनियों में उलझी हुई थीं और यही वजह थी कि हम लोग 16 महीने में ज़्यादा कामयाब ना हो पाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तब उन्होंने कहा कि वो इंतकामी सियासत नहीं करेंगे और उसके बाद भी जब उन्होंने खिताब किया है, उनके पार्टी लीडरान ने इजहार ख्याल किया है, वो यही कहते हैं कि जो होना था सो हो चुका, अब हम आगे सिर्फ मईशत के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ तरक्की के ऊपर फोकस करेंगे, कारकर्दगी के ऊपर फोकस करेंगे, इंतकाम के ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है ज़ेर लब कि जो कुछ हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इंतकाम की बू आ रही है और इंतकाम की झलक नज़र आ रही है। तो बिलावल साहब आज जब ये खुल के कह रहे हैं तो अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है, क्या नून लीग के ऊपर इंतकामी सियासत करने का इल्ज़ाम दुरुस्त है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस हमें ज्वाइन करें। इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब 2 दफ़ा आ गए। मैं एहतजाज करता हूँ। और आए भी किस लम्हे की भट्टी साहब का नाम आया मजहर साहब के ऊपर है ना? मजहर साहब, ये आप एहतजाज नहीं, आप केस भी फाइल करें। सवाल तो इसके ऊपर होना चाहिए कि क्या ये खुला तजाद नहीं है। लेकिन चले एजाज, आप बताएं कि ये जो इंतकामी सियासत की बात हो रही है और नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, किस हद तक हकीकत है इसमें? पहली बात तो ये है लेना, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है बिलावल की कि इस वक्त अमली तौर पर किसी सियासी जमात का कोई एक रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहा है तो वो बिलावल भुट्टो है। आप देखें बिलावल भुट्टो इलेक्शन के इस एनवायरनमेंट में सिंध के अंदर जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में और इन इलाकों में जा रहे हैं। तो चित्राल में उन्होंने तकरीर की है और वो उन्होंने एक पूरा इलेक्शन का समा जो है अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो वोटर्स हैं उनको मुतरक कर दिया है। तो एक बात तो बड़ी अच्छी मुझे लग रही है कि इस वक्त अगर कोई एक लीडर बहुत ज़्यादा एक्टिवली हमें ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है तो वो बिलावल भुट्टो है। अगर आप कंपैरिजन करें, नवाज शरीफ साहब ने एक ही जलसा से खिताब किया है, शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे या बाकी लोग हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। JUIF जो है वो इंतखाबी जलसे तो नहीं कर रही, लेकिन वो एक टेक्निकल अंदाज से फ़लस्तीन के मामले के ऊपर वो अपनी सियासत आगे बढ़ा रही है। जमात इस्लामी भी फ़लस्तीन के मामले को हाथ में लेकर या उसकी आड़ में अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बिलावल प्योरली एक इलेक्शन जो जिसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट को गर्म कर रहे हैं और अपने जो वोटर हैं उसको मुतरक कर रहे हैं। तो ये तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि पीपल्स पार्टी ने और बिलावल ने इस मामले को आगे बढ़ाया। अच्छा। अब आते हैं लेकिन इसका फ़ायदा क्या जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने बनानी है, गो के ज़रा हमारे टॉपिक से हट जाता है, लेकिन आज भी उन्होंने नारा लगाया कि आसपा को हम ये चित्राल वाली सीट से, क्योंकि लोगों की फरमाइश है उनके मुताबिक, हम करेंगे, उनकी नानी की सीट है। और फिर अगले जुमले में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आसपा नहीं मानी सीट से लड़ने के लिए तो अपने ख़ानदान में से कोशिश करेंगे किसी को आगे ले आएँ। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। स्पीकिंग अलेना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आसपा का इलेक्शन में आना बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी और ये खुद पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। आसपा के 1-2 ग्लिम्स आए हैं, हमने देखे हैं कि वो 27 दिसंबर को उन्होंने खिताब किया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पर आज से 1-2 साल पहले, और उनमें बड़ी जान नज़र आई, बड़ी अट्रैक्शन थी उनमें, लोग उनकी तरफ बड़े मुतवज्जा होकर सुना उन्होंने और वो बड़े अच्छे अंदाज में बोली। जो ख़ानदान वाली बात है, देखिए पाकिस्तान का मामला नहीं है, इस पूरे रीजन में जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है, सही गलत एक अलग पूरी डिबेट है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन बिलावल ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जिस तरीके से अपनी ही गवर्नमेंट को, जिसके वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आड़े हाथों लिया है,
आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बहुत तनकीद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने रोल अदा नहीं किया, और वो कभी भी एक वज़ीर-ए-आज़म मटीरियल नहीं थे। उनको वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अपने घर का बंदा होने की वजह से लगा दिया, ये एक अलग मामला है। लेकिन यही बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये हुकूमत में थे तो ये पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की थी। ये जब हुकूमत में थे तो तमाम जो मीठा मीठा है वो हप करते रहे पूरी दुनिया में। ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा थे तो पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने ट्रैवल किया और पूरी दुनिया की लीडरशिप के साथ अपनी जो एक राह रस्म बढ़ाई वो PDM गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से बढ़ाई। उसकी जो मीठा मीठा उसको तो हप किया, अब कड़वा आया तो उसको आप पीछे हट के तनकीद करने लग पड़े। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा स्टेटमेंट है बिलावल का उस वक्त की गवर्नमेंट को बुरा भला कहना। अगर उस वक्त की जो PDM गवर्नमेंट ने बुरा भला कोई काम किया है, अगर बिलावल के मुताबिक अगर उन्होंने जाती दुश्मनियां की हैं, तो बिलावल ने ये आवाज उस वक्त क्यों नहीं उठाई? उस वक्त क्यों ये आंखें बंद करके बैठे रहे? उठाते उस वक्त। एजाज, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त कि उस वक्त भी उठानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये बताएं, अच्छा बुरा एक तरफ, क्या दुरुस्त कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब? और आगे बढ़कर ये बात कहना कि मुस्लिम लीग नून अगर दोबारा आती है तो ये फिर अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में लगे रहेंगे, और उस वक्त भी इंतकामी सियासत में उलझे हुए थे। फेयरली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ने कोई पॉलिटिकल गिरफ्तारी की है या PDM की बाकी जमातों ने कोई पॉलिटिकल गिरफ्तारी की है तो वो तो सामने आ जाए, वो तो सामने नहीं आ रही। ये सारी गिरफ्तारियों का जो सारा मामला है, ये तो आपको पता है कि ये तो लड़ाई कहीं और हो रही है। ये तो जो 9 मई हुआ वो उसने वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक अटैक हुआ और वो उन्होंने रिएक्ट किया और वो अभी तक रिएक्ट कर रहे हैं। वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो फौजी अदालतें लगाई गई हैं वो ठीक है या नहीं। मैं तो समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस नहीं आने चाहिए। अगर जुर्म किसी ने किया है तो सिविल अदालतों में आए, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, आपके पड़ोस भारत में भी होता है। लेकिन आपने फौजी अदालतें लगा ली हैं और उसके हक में भी एक पूरा नैरेटिव है। तो बिलावल इन मौज़ूआत के ऊपर बात करें ना, तो अगर कोई सियासी गिरफ्तारियां की हैं या दुश्मनियां की हैं तो बिलावल नाम ले कि फलां फलां बंदे को उन्होंने जाती तौर पे गिरफ्तार किया। मेरा नहीं ख्याल कि PDM की गवर्नमेंट के पास इतनी जिसे कहते हैं ना कि पॉपुलर सपोर्ट थी सिस्टम के अंदर भी कि वो गिरफ्तारियां करते। लेकिन एक बात आखिरी लाइन कहूंगा कि 2013 से 2018 में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी और 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो ये दोनों तो एक दूसरे की मुखालिफ जमाते हैं ना, इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत है। दोनों ने कोई सियासी गिरफ्तारियां नहीं की थी एट दैट टाइम। अच्छा भट्टी साहब, ये जो एजाज कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही PDM की जानिब से या स्पेसिफिकली नून लीग की जानिब से, क्योंकि वो तो कोई और करवा रहा था? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले 2018 का एक बयान, आज मैं बिलावल के बयान इकट्ठे कर रहा था तो मुझे एक बयान नज़र आया बड़ा, ये कभी मैंने भी नहीं बयान नज़र से गुजरा। नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, ये 2018 में बिलावल ने कहा। वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए सुना रहा हूँ। सवाल पे आने से पहले, चित्राल की जो सीट है, काबिल एहतराम नुसरत भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, और चित्राल की सीट उनकी कहाँ से हो गई? और चित्राल की सीट क्या जब क़याम पाकिस्तान या पाकिस्तान बना था तो उनके लिख दिया गया था कि भुट्टो ख़ानदान की सीट है, इस सीट पे कोई नहीं लगेगा। और चित्राल पूरे में एक आसफा ही है, कोई आसफा चित्राल की नहीं निकली। पूरे चित्राल में कोई आसफा नहीं है जो आसफा जैसी जो ग्लिम्प्स मेरे भाई को नज़र आए, जो टैलेंट नज़र आया, वो चित्राल में किसी और लड़की के में नज़र नहीं आ सकता। लाड़काना लियारी में बिलावल भुट्टो ही क्यों? सिर्फ कोई और बंदा जिसके पीछे, लड़का जिसके पीछे पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाए, कहे कि ये भी हमारा बिलावल है। शहबाज शरीफ को आज आके नज़र हमजा क्यों आता है? और नवाज शरीफ साहब क्यों तड़प रहे हैं गद्दी मरियम नवाज साहबा के हैंड ओवर करने के लिए, और हम ग्लैमराइज करते रहते हैं? नहीं जी नहीं, ये एक मौरूसी सियासत लानत है और इसको ख़त्म कर किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आ जाइए बिलावल भुट्टो साहब पर।
आप पहले सुन चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग को महंगाई लीग कह चुके, शहबाज शरीफ को कह चुके कि आप तो अपनी 15 महीने की कारकर्दगी पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और कह चुके एक शख्स मतलब मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, अच्छा वक्त हो तो लीगी गिरबान पकड़ते हैं, बुरा वक्त हो तो पाँव पड़ जाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ लाडले के पास है। ये भी मेरे महबूब कायद की बात हो रही है। किसी को दूसरी किसी को चौथी मरतबा यानी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बजाय मुझ पर नजर करम करें। साबित हो गया लंदन में बैठकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ को तो अभी भी वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहा है। नवाज शरीफ का क्या इधर उधर फिर रहे हो, पंजाब पर फोकस करो। और जो बड़े मजे का कल बयान उन्होंने दिया, शेर तो बिल्ली निकला, शेर तो बिल्ली निकला। अब मैं बिलावल साहब शेर की तरफ से तो नहीं कह सकता, बिल्ली की तरफ से मैं एहतजाज करता हूं कि उनकी आपने जो सही बात नहीं की। खाला होती है वो शेर की, और भीगी बिल्ली भी और मुहावरा है, और वो बिल्ली खंबा नोचे वाला भी मुहावरा है। सोचते रहते भट्टी साहब आजकल आप बैठ के, मैं तो हैरान हूं। और मुद्दे पे आ जाए। बिल्लियाँ मेरी बड़ी प्यारी हैं बिलावल साहब, कोई और करें, हम सारी उम्र हमारा वो बोझ उठाता है, लेकिन हम जब किसी को कहते हैं कि तू तो गधा है, तो ये ज्यादती है बिलावल साहब इन जानवरों के साथ। आप कुछ और कर लें। अच्छा अब आ जाइए, मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आकर इंतकामी सियासत करेगी, बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। ये दरमियान में एक इन्होंने जाली और डम्मी किस्म का मिसाके जमहूरियत किया था, जिस पर अमल नहीं किया, लेकिन पेपर उसको बड़ा हमने ग्लैमराइज किया कि बहुत कमाल कर दिया। उस पर एक शिक बिक पे भी अमल नहीं किया, बारियां लगा ली। जरदारी साहब की जबान काटने से लेकर सर अभी एजाज ने कहा मिसाके जमहूरियत एक तरफ, लेकिन उन्होंने कहा कोई इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई, इंतकामी गिरफ्तारियां नहीं हुई, दोनों तरफ से कोई दो जो अदवार है उसी पे मेरे उर्दवान के मुल्क से वापस आई मेरी मैडम शेख, उसी पे आ रहा हूँ कि ये अब जो है, अब इन्होंने करना क्या था। ये तो इक़्तिदार में इकट्ठे थे इक़्तिदार में थे। जितने भी केस हुए हैं नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी पर, और जितने भी केस उधर हुए हैं पीपल्स पार्टी पर, और बेनज़ीर भुट्टो जला वतन किसके दौर में हुई, और बाकी सारा कुछ किसके दौर में। और ये बात मत कहें कि फलां ने हमें करने नहीं दिया। भाई अगर कोई अच्छा काम होता है तो आप क्रेडिट लेते हैं, हुकूमत में तो आप होते हैं, जब करने नहीं दिया तो हुकूमत क्यों की। अच्छा, और दूसरा एक तो ये कि इंतकामी की सियासत पहले भी की और अब भी, मजे की बात, दो बातें करना चाहूंगा जल्दी, पहले भी की और अब भी करेंगे। सुना जा रहा है मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब उन एडवाइजर्स में घिरे हुए हैं जो उनको वो इफ़ाम तफ़हीम की तरफ नहीं जाने दे रहे। और जो दूसरा जो मेरे दिल के करीब टॉपिक है वो है कि बाबो मुल्क को छोड़ दो, घर बैठो। मदरसे का तो उन्होंने खैर मौलाना साहब का जिक्र किया था। सिर्फ 30 सेकंड मैडम शेख दीजिएगा आप, जी कर रही, सिर्फ 30 सेकंड। वो मौलाना साहब का तो उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब ने कल कहा था कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, तो उसका जवाब दिया कि बाबे बैठ जा मदरसे में और दुआ करें। मैं बिलावल भुट्टो के साथ हूं, बराए मेहरबानी अपने बुजुर्ग सियासतदानों से, अपने बाबों से, अपने सीनियर सिटीजन से कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, बहुत हो गया। बट्टी साहब बस ठीक है, आपकी जो मरूसी सियासत वाली बात है उसको जरा मैं जाके आगे बढ़ाती हूं, उसके ऊपर एक अलग ग्राउंड कर लेते। बट्टी साहब सिर्फ 30 सेकंड, मैडम शेख 25 सेकंड, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। बहुत हो गया बाबू, अब अपने खानदानों को वक्त दो, दोस्तों को वक्त दो, किताबें लिखो, किताबें पढ़ो। कुछ रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो चुके हैं, कई बीमारियां लगी हुई हैं, मुल्क छोड़ दो। और खुदा के लिए अब बाकी भी बहुत सारे लोग इसमें हैं, क्यों ये जिद है कि मैंने 18वीं मरतबा वज़ीर आज़म बनना है और मैंने और मेरे बच्चे ने इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। महमल, ये वाली बात, इसके ऊपर क्या ये कहकर पीडीएम या नून लीग बरी ज़िम्मा हो सकती है, जो भी एजाज ने भी कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ कहीं और से हो रही थी, उसमें पीडीएम का, मुस्लिम लीग नून का कोई किरदार नहीं था। देखिए लीना, बात यह है कि हमने 90s की सियासत में ज़रूर ये देखा था कि एक इंतकामी सियासत नून लीग की तरफ से होती थी, लेकिन वाकई ही मिसाके जमहूरियत साइन करने के बाद 2008 से अगर आप 18 तक का टाइम देख लें तो उसके अंदर इस तरह के कोई सियासी केसेस या विक्टिमाइजेशन नहीं हुई थी। एक आधा केस हुआ था जिस तरह डॉक्टर आसिम का, और उसकी वजह भी लीना अगर आपको याद हो तो वो रेंजर्स की वजह से हुआ था, कराची ऑपरेशन के, तो यानी कि वो नून लीग से रिलेटेड चीज़ नहीं थी। और अभी भी जो हो रहा है ये
बिल्कुल भी नून लीग के कंट्रोल में नहीं है। ये इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है, हम सबको मालूम है कि ये ना तो पीएमएलएन कर रही है और ना ये इस वजह से हो रहा है कि पीटीआई ने पीएमएलएन के साथ क्या किया था 2018, 17 और जो है 2017 में उनका जो हुआ था, फिर 2018 के बाद जो कार्रवाइयां हुई थी पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान, उस वजह से भी ये नहीं हो रहा। ये बिल्कुल एजाज की बात सही है कि ये रियासती इदारों के साथ जो एक लड़ाई हुई पीटीआई की, खास तौर पे जो 9 मई को कल्मिनेट हुई जिस तरीके से, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तो ये कहना कि वो कोई इंतकामी सियासत करेंगे, हमें उनके पिछले दौर में तो ये चीज़ नहीं नजर आई कि उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ की हों। तो इसलिए ये आगे जाकर भी जो है वो अगर करेंगे वो तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी करीब का, उसके अंदर हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। माजी करीब से मुराद आपकी ये जो 16 महीने की हुकूमत है, ये भी है? ये वाली भी अलीना, और उससे पहले जो 2013 से 18 तक भी जो नून लीग की गवर्नमेंट थी वो भी, जो ये 15-16 माह की भी जो गवर्नमेंट थी, इसके अंदर हमने ये नहीं देखा था, यानी जो पीटीआई ने पीएमएलएन के साथ किया था उस तरह की हमने कोई चीज नहीं देखी थी। जो चीजें हुई हैं वो एजाज ने सही इशारा किया है, तो बिलावल गलत कह रहे हैं और वो उस वजह से है। जी, ये बयान उनका दुरुस्त नहीं है कि वो इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं उन्होंने की हैं या वो करेंगे इस दौर में। अच्छा, आई एम श्योर आप भी मरूसी सियासत वाली बात के ऊपर कमेंट करना चाहती हैं, बट उसके ऊपर मेरा ख्याल है आके बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, पहले इस चीज़ को टैकल करते हैं। ये इल्ज़ाम जो बिलावल भुट्टो साहब लगा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है इंतकामी कार्रवाई का? देखिए, हिस्टोरिकली तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक तनाज़ा रहा है और ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि 2008 से 2018 तक नहीं हुआ। ये 2008 में जजेस के मामले पे मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगा के ख़त्म किया। 2014 में जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये एक मीटिंग में बाकायदा जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश की गई तो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, नवाज़ शरीफ भी मौजूद थे, जनरल राहिल शरीफ भी मौजूद थे, DGI, DGM और बाकी लोग भी मौजूद थे, और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जनरल बिलाल एक पूरी चार्जशीट पढ़ रहे थे, जिसके आखिर में जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब का हाथ दबाया और सिर्फ ये कहकर वहाँ से उठ के चले गए कि जो आज हमारे साथ होने जा रहा है वो कल आपके साथ होगा। तो एक तारीख़ रही है और तारीख़ भी ज़्यादा पुरानी रही है। जो दिसंबर 2020 में गालबन तारिक चौधरी साहब के घर पे जो PDM का इजलास हुआ था, उसमें बाकायदा बहुत ज़्यादा जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान तल्ख वो हुई थी। जरदारी साहब ने यहाँ तक वो था, मसला ये था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े दिए जाएं या लॉन्ग मार्च में जाकर इस्तीफ़े दिए जाएं। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, वहाँ पहुँच कर इस्तीफ़े दिए जाएँ, देखा जाएगा वहाँ पहुँच के। तो उस पर फिर जरदारी साहब ने कहा कि फिर मियाँ साहब आप पाकिस्तान आएँ और लीड करें। फिर उस पर बाकायदा, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, बाहर मौजूद था, और फिर बाद में रिपोर्ट भी हुआ था उसके बाद सारा वो हुआ था सारा। तो ये एक तारीख तो उनकी रही है, एक डिस्ट्रस्ट मुसलसल है। और उसके बाद गिरफ्तार तो नहीं हुए ना मजहर साहब, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बातें हैं, मुझे बताएं 2008 से 2013 तक कितनी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई और 2013 से 18 तक कौन सी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई? बात ये हो रही है ना मेरे भाई, कराची ऑपरेशन उठा के देख लेना यार। सिर्फ डॉक्टर आसिम की बात नहीं करे, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के पर्सनल जो वो थे, वो सही था गलत था वो एक अलग बात है, लेकिन उनके भाई उनके पर्सनल लोग गिरफ्तार हुए थे यार। क्या हो गया है? आप उठा के देख लें मेरे भाई। सर पर्सनल कौन, मतलब कोई उनके जो जाती दोस्त भी थे, जरदारी साहब और वो करीबी दोस्त थे। और इस पर जरदारी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मजहर साहब मैं आपको याद दिला देता हूं, और मुझे अच्छी तरह याद है, वो रियाज लाल जी गिरफ्तार हुए थे। रियाज लाल जी, अरे भाई एक नहीं थे, उनके से मंजूर काका भी थे, निसार मोराई भी थे, ये सारे लोग जरदारी साहब के लोग थे ना यार। सुन तो लीजिए ना सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मैं आपको नाम ले देता हूं। रियाज लाल जी जो सबसे बड़े थे, मियां जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, वो गिरफ्तार हुए थे। और गिरफ्तार किसने किया था वो आपको भी पता है किसने किया था। अरे मेरे भाई, एजाज सैयद मामला बिगड़ा था डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर, जिस पर पहले नवाज शरीफ साहब जो है कंसर्न थे। उन्होंने चौधरी निसार को फ़ोन किया,
चौधरी निसार ने मामले को सुलझाने के बजाय उन्होंने एक दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा उसकी वीडियो मौजूद है डॉक्टर आसिम की। ये सब क्या था? राइटली या रॉन्गली ये सब क्या था? ये सब पॉलिटिकल वही था ना। जब चौधरी निसार सर मैं ये कह रहा हूँ कि एजाज किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, ज्यादा नॉन पॉलिटिकल ज्यादा लोग एक्टिव थे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। वो कह रहे पॉलिटिकल ऑपरेशन के हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर से जब पीपल्स पार्टी ने ये बात की तो उसके बाद अगर रेंजर्स ने उठाया, किसी और ने उठाया, तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा ना। एक सेकंड रुके, महमल कुछ ऐड करना चाह रही मैं भी सिर्फ इसमें यही बात ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए मैं साहब, आपने पहले एग्जांपल दी जो गवर्नर राज की, वो तो एक सियासी मूव है ना, यानी कि पॉलिटिकल केसेस की यहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयों की बात हो रही है। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं, जो कराची ऑपरेशन वाली, उसमें जो एजाज बात कर रहे हैं, मैं एजाज से एग्री करती हूँ कि उसकी भागदौड़ किसी और के कंट्रोल में थी। प्राइम मिनिस्टर जरूर होंगे, फेस नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन ये तो फिर पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर भी अगर कोई इस तरह की चीज हो, खुद की 90s की मैं बात नहीं करी, 90s के अंदर तो नून लीग ने खुद भी किए ना केसेस, पॉलिटिकल केसेस, और उन्होंने इंतकाम कर रहे हैं यार। कोई है मेरे भाई, एपेक्स कमेटी वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो। क्या हो गया? आप मुझे बता दें कि अगर आप मुझे भट्टी साहब बता दें कि अगर हमारे यहाँ पर रियासती इदारे को चीज करना चाहें तो जो इलेक्टेड वजीर आजम होता है उसके पास कितना कंट्रोल होता है? हमें क्या अपने पाकिस्तान की रियलिटी नहीं पता? महमल, जो शहबाज हुकूमत जब तक रही है, जो कुछ उस दौर में हुआ है वो शहबाज हुकूमत के खाते में डाला जाएगा। ये नहीं कह सकते कि आप अपने काम कर लिए लेकिन बाकियों में आप अपनी जुबान से कह देते कि ये गलत हो रहा है, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं नहीं कर सकता, ये भी नहीं कहते। अच्छा मैं एक मिनट रुकिएगा, मुख्तसर कमेंट एजाज। मैं एक बात ऐड कर दूं, जो मजर साहब ने कहा है ना कि वो मोराई गिरफ्तार हो गए थे और बहुत सारे करीबी लोग गिरफ्तार हो गए, मैं मजर साहब को जो भी मालूमात शेयर की उसको अपडेट कर दूं। रियाज लाल जी साहब उस वक्त गिरफ्तार हुए थे जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इनकी अपनी गवर्नमेंट में। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जी सदर कौन था और वज़ीर आज़म कौन था, इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनके खिलाफ वो एक हज स्कैंडल बन गया था, इनके खिलाफ जो एक रियाज लाल जी वाला स्कैंडल बन गया था जिसमें ठेकों का इल्ज़ाम आया था और रियाज लाल जी को उठा लिया गया था। अब अगर ये मजर साहब की आर्ग्यूमेंट है कि उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो वो जिम्मेदार है, तो उस वक्त तो खुद आसिफ अली जरदारी सदर थे, मजर साहब ठीक है, एजाज मजर साहब को रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिएगा। मजर साहब को बात करने दीजिएगा, ठीक है, मजर साहब को जवाब का मौका दे। जिस एपेक्स कमेटी की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त जरदारी साहब नहीं थे सदर, उस वक्त वो साबिक सदर थे। He was invited in that meeting. रियाज लाल जी की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त। मेरे भाई आप रियाज लाल जी पर आप वो क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं मामला कहां बिगड़ा। मामला उनका सबसे ज्यादा बिगड़ा था जिसको आसिफ जरदारी टुक इट पर्सनली, वो था डॉक्टर आसिम का केस, जिसके बाद उनका यह बयान आया था कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। जब एक पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है, राइटली या रॉन्गली, उसके माने क्या हुए? उसके माने ये कि वो कह रहे हैं ना कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं। हाल में इसकी झलक देखी जब मरियम नवाज यहाँ पर आई सिंध में, और उसके बाद वो सारा का सारा मामला हुआ, तो उसके बाद जिम्मेदारी कही जा रही थी कि सिंध हुकूमत की है, इसका मतलब मुराद अली शाह से सारे जवाब मांग रहे थे, हालांकि हमें पता है कि वो कार्रवाई कहां से हुई थी। तो मसला ये कि आप या तो ये तय कर लें, लेकिन जिम्मेदारी उसकी जो है नहीं, तो फिर तो हम ये तय कर लेना कि जी 2008 के बाद से भी कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट रही नहीं, फिर तो हम ये तय कर लेना कि जी दूसरे लोग ये सारी कार्रवाइयां कर रहे थे। किसने कराची ऑपरेशन किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था? मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा, उसके बाद ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम और इसके ऊपर आके मजीद बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज खिताब करते हुए एक ही सफ में खड़े कर दिए हैं नवाज और इमरान। कहते हैं दोनों इंतकामी सियासत करते हैं और नून लीग का इरादा यही है कि हुकूमत में आकर दोबारा इंतकामी सियासत करेंगे। पीडीएम हुकूमत ने भी यही किया था। न सिर्फ ये बल्कि आज उन्होंने चित्राल में खिताब करते हुए ये भी कहा कि चित्राल की आवाम की उनके मुताबिक ख्वाहिश है कि आसिफा यहाँ से लड़ें और ये उनकी ख़ानदानी नशस्त है, उनकी नानी यहाँ से लड़ी थी। अब आसिफा अगर नहीं राज़ी होती तो उनके ख़ानदान से कोई आएगा और इस सीट के ऊपर लड़ेगा। महमल,
अभी हमने एजाज़ और इरशाद भट्टी साहब की इसके ऊपर राय सुनी। भट्टी साहब मरूसी सियासत के हक़ नहीं है और एजाज़ कहते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के कुछ हालात व वाक़यात ऐसे हैं और ऑब्वियसली कुछ इलाके भी होते हैं, सीट्स भी ऐसी होती हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब ये बात करते हैं या मुस्लिम लीग नून जब ये बात करती है तो मरूसी सियासत की जो इसमें अंडरटोन्स है, डायरेक्टली मरूसी सियासत के ऊपर पॉइंट आउट करता है, ये हक़ में जाएगा, मुखालफत जाएगा? इस तरह की सियासत की जगह है? देखिए अलीना, जो बात है ना कि ये एजाज की बात दुरुस्त है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो हमने ये चीज़ें देखी हैं। और देखिए एक अभी जो रीसेंट एग्जांपल है, यानी कि पार्टी के अंदर आप देखिए कि जो अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपको बैक स्टैब नहीं करते, वो आपका उस तरीके से साथ नहीं छोड़ते। हमने अभी देखा पीटीआई की जो एक प्रोजेक्ट डिसमेंटलिंग शुरू हुई वो किस तरीके से बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जो है यानी कि बहुत मेन लीडर्स उनके जिस तरीके से चले गए। तो ये चीज़ें जो एक मरूसी सियासत जो पाकिस्तान के आप कॉन्टेक्स्ट में देख लें, जहां पर आपको पता है कि इस किस्म के प्रेशर्स जो है वो कहां से आते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो वो हमने देखा है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बता भी चुके हैं कि उनको भी कितनी दफ़ा कोई चीज़ें ऑफर की गई लेकिन उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ जो है ये इसके जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें बहुत अहम है। जहां तक ये बात है कि मौरूसी सियासत, बिल्कुल देखिए सियासत को इवॉल्व करना चाहिए, सियासी जमातों को इवॉल्व जरूर करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासत को और जमहूरियत के तसलसल को चलने ही नहीं दिया गया। आप ये देखिए कि जब एक 2008 से 18 तक जो एक जमहूरियत की ट्रांजिशन हो रही थी, उस ट्रांजिशन को किस तरीके से रोका गया और एक हाइब्रिड निजाम जो है थोप दिया गया, और अब जो है हाइब्रिड प्लस क्या प्लस होने जा रहे हैं। तो ये इस सबको रोल बैक कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपने सियासत और सियासी जमातें और जमहूरियत को आपने इवॉल्व ही नहीं पाकिस्तान के अंदर करने दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कोई न्यू लीडरशिप या इस तरह की चीजें जो है वो हमारे सामने नहीं आती। वैसे ये जो दोनों चीजें महमल ने कही है, मजहर अब्बास साहब के आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट मैडम शेख, देखिए एक सेकंड भट्टी साहब प्लीज। देखिए पहली चीज़ ये कि मौरूसी सियासत जनरली उसको डिस्करेज करना चाहिए। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। अब कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस की मिसाल ले लें, नहीं चल सके, राजीव गांधी नहीं कामयाब हो सके ना, कांग्रेस का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। दीगर अगर आप श्रीलंका में भी ले लें तो वहाँ भी हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो जनरली मौरूसी सियासत एक ख़ास पैराए में अगर हम देखें, अगर भुट्टो को फांसी नहीं होती तो शायद मौरूसी सियासत उतनी हमें मजबूत नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ हैं बहुत से ख़ानदान हैं, एक होती है कि फ्यूडल फैमिली है, उनके अंदर हमें वो नज़र आता है। एक ये कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो जाए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाए, तो जो उसका सपोर्टर है, उसका वोटर है, वो इमोशनली अटैच हो जाता है उससे। अब ये उस लीडर का काम है कि वो देखें कि वो अपनी पार्टी को ग्रो करना चाहते हैं या फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट पे क्वालिफाई करते हैं, आप बिल्कुल पार्टी को लीड भी करें, सब कुछ करें उसमें। और ये भट्टी साहब की बात दुरुस्त नहीं है। लियारी से सिर्फ बिलावल नहीं जीते हैं, लियारी से पीपल्स पार्टी के कारकुन भी जीते हैं, नबील गबोल भी जीते हैं। उससे पहले आप पूरी हिस्ट्री उठा लें लियारी की, आपको नज़र आएगा शायद एक दो मरतबा भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो अगर आपको नज़र आएंगी। इसी तरह चित्राल ले लें आप, कहने में और उसमें। और अगर आप चित्राल जाएं वाकई, और आप जाएं स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान जाएं, तो आप लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पीपल्स पार्टी किसी को नॉमिनेट करेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि उसका वो बैकग्राउंड बता। साहब ये याद रखने की बात है कि इस चित्राल से जो मुशर्रफ साहब ने मुस्लिम लीग एक बनाई थी, उसका कैंडिडेट भी एक दफा जीत, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ या तो वो भुट्टो को अप्रिशिएट करते हैं या वो मुशर्रफ को अप्रिशिएट करते हैं, और उसका वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताते हैं कि क्यों हम उनको वो सपोर्ट करते हैं। वैसे इतनी, लेकिन जैसे शरीफ, आप दोनों पोलर नहीं, आप ये देखें ना, नवाज शरीफ आए सियासत में, लाए गए पोल्स अपार्ट। हाँ, नवाज शरीफ आए सियासत में, लाए गए। अब उसके बाद उन्होंने जो उसको एक्सपेंड किया, वो पार्टी को एक्सपेंड करने के बजाय वो फैमिली एक्सपेंड करने लगे। तो जहां चीजें होती हैं, नेचुरली होती हैं, इमोशनली, वो अलग है। लेकिन अगर आप एक खानदान को फैलाते हर जगह
हर पार्टी में भी वही पोजीशन हो, गवर्नमेंट में भी पोजीशन हो, तो उसके नुकसान होते हैं। दोबारा बात हो रही है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब को कहा कि सीएमशिप के लिए पंजाब की दोबारा से शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। यही है ना, ये और ये हुआ था अलीना, ये हुआ था जब शहबाज शरीफ का नाम 1990 में प्रपोज हुआ, उस वक्त मियां साहब ने चौधरी शुजात से कमिट किया था, और उसके बाद जब आया मियां शरीफ से कहा गया कि नहीं अच्छा नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर एक भाई हो, चीफ मिनिस्टर दूसरा, तो फिर गुलाम हैदर वाइन को लाया गया उसके लिए, और उसकी वजह से शहबाज शरीफ नाराज हुए इस बात पे। तो ये नेचुरली इसको डिस्करेज करना चाहिए, इससे पार्टियों को नुकसान हो रहा है। भट्टी साहब। मैडम शेख, एक बात तो ये है कि आप चौधरी शुजात की सच तो ये है, किताब पढ़ लें, उसमें वो लिखते हैं 8 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ ने मुझे चीट किया, और वो किस पे था? उसमें से 5 मरतबा था वजारत आला पंजाब पे। अगर महमल का ये पॉइंट है कि शहबाज शरीफ ना होते तो नवाज शरीफ मजबूत ना होते, मरियम ना होती तो नवाज शरीफ की वापसी ना होती, इमरान खान के साथ कोई बेटा, भाई या माँ या बेटी होती तो वो आज मुश्किल में ज़्यादा ना होते या कम मुश्किल में होते, तो यहाँ तक तो बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप बात करते हैं जमहूरियत की, अगर आप बात करते हैं सिविलियन बालादस्ती की, अगर आप बात करते हैं शफाफ और फेयर इलेक्शन की, तो फिर खुदा के लिए लाहौर में बहुत सारी मरियम से ज्यादा टैलेंटेड होगी। बात ये कर रही थी उस वक्त महमल, बात इस वक्त महमल डिफरेंट कर रही थी। हाँ एग्जैक्टली जी, आप समझाइए महमल। हाँ, सिर्फ मैं एक चीज एक मिनट सुन लीजिएगा, लुकमा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं मुख्तसर कर ले कंप्लीट अलीना, अगर भट्टी साहब कंप्लीट करना चाहते हैं मैं उनको कर ले प्लीज कर ले। अच्छा, मैं अलीना देखें, एक तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि अगर पॉकेट्स के अंदर मौरूसी सियासत वो लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं जो कि खुद अगर उनके घर की सीट हो, यानी जिससे वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसके बाद वो या खुद लड़ेंगे या अपने ही बच्चों को लड़ाएंगे या अपने खानदान वालों को लड़ाएंगे। एक तो खैर ये पाकिस्तान के अंदर ये बरादरी सिस्टम और ये खानदानी और ये वाली चीजें भी है। दूसरी जिस तरह जो बात मजहर साहब ने की है कि वाकई देखिए, आप भुट्टो साहब को फांसी लगाई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये किस तरीके से है कि जी ये जो है मौरूसी सियासत है और ये सारा कुछ है, ये भी एक वो वाली चीज होती है, उसी की कड़ी होती है। और मैंने वैसे भी ये कहा कि जमहूरियत का अगर तसलसल चलता, पार्टीज जो है वो इवॉल्व करती, इस तरह की चीजें ना होती। वैसे आप बरादरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अमली इलेक्टोरल साइंस को देखें ना सर, तो वहां पर बरादियों के नाम पे ही वोट डालते हैं और वोट इसी तरह से जनरली देखिए पार्टियों का अलमिया है, लेकिन ये देखिए पार्टियों की प्रैक्टिकली हमने देखा है ये होता भी नहीं अलीना, देखिए पार्टियों की जो नजरियाती जमातें होती हैं उनके अंदर इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। सीनियर लीडर्स हैं, अवामी नेशनल पार्टी ले लें, असफंद यार वली तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन असफंद यार वली के बाद आप इवन असफंद यार वली को सेकंड टर्म नहीं लड़नी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट कर लिया जाता है, तो इसलिए इसको मौरूसी सियासत को डिस्करेज करना चाहिए और इन जमातों को डिस्करेज करना चाहिए। आपका व्यू आ गया भट्टी साहब। मैडम शेख, बुनियादी तौर पे इशू ये है कि आप जब मौरूसी सियासत क्या करना चाहते हैं आप, यानी आप को इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अपनी पार्टियों में आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना करवाएं, इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को सीएम बनाने की बजाय किसी और की बजाय इनको बनाएं। इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां तोड़ देती है भट्टी साहब कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों तोड़ देती है? इसलिए तोड़ती है कि उनके मकासद हल नहीं हो रहे होते। मजहर भाई वो फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। मेरी बात वैसे बुनियादी है सर, आप मुस्लिम लीग नून को कितनी मरतबा तोड़ा गया, पीपल्स पार्टी को कितनी मरतबा तोड़ा गया, देख लेना। भट्टी साहब इस बहस में ना जाए हम, मेरा ख्याल। भट्टी साहब बात बड़ी बुनियादी सी है, अगर आप इसका जवाब दे दे तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि जब आप गेट नंबर 4 पे फख्र करेंगे, जब आप लंदन हो, दुबई हो, पाकिस्तान हो, मिलकर डीलें करेंगे, जब आप मिसाके जमहूरियत करके उसकी पीठ में छुरा घोंपेंगे, जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने एवन फील्ड और सरे महल बनाएंगे, जब आप अपने वजीर आजम आप हैं, नीचे कुछ हो रहा है, मैं कोई जिम्मेदार नहीं, जब ये करेंगे तो जमहूरियत कैसे आएगी?
सारा बदगुमानियां उधर ही ना डालें, कभी खड़े भी तो भट्टी साहब खुदा के लिए इस बहस में ना जाएं, इसलिए कि इसके ग्राउंड बड़े सख्त हैं। क्यों ना भट्टी साहब आ जाएं, फिर इस पर बहस कर लें, अगर आपका प्रोग्राम अफोर्ड कर सकता है कर लें इस पे बहस कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने सियासत में क्या रोल प्ले किया और क्यों प्ले किया, क्या उनको ये हक था, क्या उनको ये हक था, क्या उनको ये राइट था कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं, क्या उनको ये राइट था, क्या उनको ये राइट था कि लीडर्स को पैदा करें। नवाज शरीफ को किसने पैदा किया? नवाज शरीफ सियासत में था। सर मैं इस चीज के ऊपर ये बात कंक्लूड करना चाहूंगी कि गलतियां दोनों तरफ से है। आज जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, ये बड़ी बात होती है कि एक नया दौर शुरू होने वाला है, तो हम इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए, हमें अपने जो माजी है उससे भी सीखना चाहिए कि कहाँ पर गलतियाँ हुई, और बेशक बहुत सारी हैं गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। सियासतदानों को भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा इदारों को अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि वो काम जो उनका है ही नहीं उसमें मत इन्वॉल्व हों, सियासतदान को करने दें, ताकि फिर हम बैठे हैं जो उनका एहतसाब कर सकें, उनको देख सकें कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, तो सिस्टम खुद ही स्मूथ होना शुरू हो जाएगा और हर दूसरे दिन हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।